हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के ऊपर। पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो के नीचे इसके कमेंट देखे गए हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब ये स्टॉक लगभग इन रेंज के आसपास चल रहा था, हमने एक वीडियो अपलोड करके कहा था कि इस कंपनी में कुछ दिक्कत है। फंडामेंटली वो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन टेक्निकली दिख रही है और यहाँ पे डाउन साइड आ सकती है और बढ़िया तरीके से वो आपको आती हुई दिखी भी है चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो। फिर हमने कई और भी वीडियोस अपलोड किए। लास्ट वीडियो भी हमने जब अपलोड किया था तो 400 के आसपास शेयर था, तब भी हमने बात करी कि और नीचे जा सकता है और यहाँ पे और डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद में स्टॉक जो अपने हाई से अभी तक देखा जाए तो 75% टूट चुका है। आज की डेट में क्या हो सकता है, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस है कि क्या अब बॉटम बनने के इंडिकेशंस आए हैं, क्या यहाँ पर कुछ कंफर्मेशंस है कि स्टॉक जो है थोड़ा ऊपर जा सकता है या साइडवेज जा सकता है, क्या चीजें हैं, सारा कुछ एनालिसिस होगा और एक बार इसके फंडामेंटल्स को भी वापस देखेंगे जिसमें हम बेसिक लेवल डाटा को चेक करेंगे। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टॉक के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, कमेंट में उसका नाम बताइए। कोशिश होगी अगला वीडियो उसी पे आए। आप कमेंट करते रहेंगे तो हमारे ध्यान में रहेगा। अगर आपने कमेंट मिस कर दिए या कमेंट नहीं किए तो हमारी लिस्ट से छूट जाएगा। तो कमेंट करते रहिए ताकि पता रहे अगला वीडियो आपको किस स्टॉक पे चाहिए। और जो भी हम बात कर रहे हैं उसे आप अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस करिए, कंसल्ट करिए। अगर एडवाइजर है, नहीं है तो अपने बुद्धि विवेक का जरूर इस्तेमाल करिएगा। फिलहाल बात करते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के फंडामेंटल्स पे। तो अब हमारे सामने चल रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के फंडामेंटल। देखिए, बेसिक लेवल चीज़ें हैं वो समझते हैं। कंपनी गोल्ड माइनिंग के बिजनेस में है। गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट जो है उनके ऊपर कंपनी का बिजनेस है। अब कई लोगों ने मुझे, जब ये स्टॉक 700 रुपये 500 रुपये के आसपास की रेंज में था, तब मुझे कहा था कि ये तो गोल्ड का बिजनेस है, इसमें प्रोसेसिंग होती है, इसके मार्जिन तो इतने ही रहते हैं, तो इसमें प्रॉफिट नहीं होगा बड़ा, इसलिए है ना ये स्टॉक में मार्जिन तो इतना ही मिलेगा, कंपनी अच्छी है, पैसा लगा सकते हैं, यहाँ प्रॉफिट अभी नहीं आ रहे, आगे आएंगे। अब उनकी हालत क्या है, वहां से स्टॉक 50-60% डाउन है 500-700 की रेंज से। वो समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो इसलिए कभी भी हमें उस बिजनेस में पैसे लगाने होते हैं जहां पे मार्जिन सच्चे मिले या मिलने की संभावना हो। कंपनी भले ही कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर कंपनी का बिजनेस उस वक्त डाउन ट्रेंड में है तो वहां पे आपको पैसा तब लगाना होता है जब वो अप ट्रेंड की शुरुआत करने लगे। अगर आप पहले लगा के बैठ रहे हैं तो ध्यान में रखिए, बड़ा रिस्की होता है और रिस्की प्लेयर के काम का होता है। यहां बात करते हैं, अभी 8000 करोड़ की मार्केट कैप रह गई है इस कंपनी की सिर्फ, जो कभी काफी ऊपर हुआ करती थी। अगर आप डाटा देखेंगे आपको पता चलेगा। स्टॉक का पी 25 का है और आरओई और आरओई बहुत कम है, बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि बुक वैल्यू के नीचे स्टॉक है जो कि 516 है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या राजेश एक्सपोर्ट 500 रुपए जाएगा। देखिए, इसका आंसर जो है आज की डेट में इंडिकेशन चार्ट पे है या नहीं वो हम देखेंगे, लेकिन भविष्य में कंपनी जो है वो मार्केट में अगर टिकी रहती है तो डेफिनेटली उसका साइकिल आता ही है और वो वापस ऊपर जाता है। लेकिन वो साइकिल 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में आएगा या अभी आने में 5-7 साल लग जाएंगे। ये चीज जो होती है वो हम चार्ट पे एनालाइज करते हैं। बाकी कंपनी बढ़िया ही होती है, कंपनी के साइकिल जो होते हैं वो उनको कंपनी को चैलेंजेस दे देते हैं। तो 500 रुपए की बुक वैल्यू है और स्टॉक अभी 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो लोगों को लगता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है स्टॉक है वो डबल हो सकता है, तो चांसेस आर हाई फॉर दैट। तो क्या ये हो सकता है? देखिए, बुक वैल्यू के नीचे है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव माने जाते हैं, इसे खराब नहीं कह सकते। तो जिस दिन भी कंपनी के वैल्यूएशन में सुधार होगा, कंपनी के प्रॉफिट, सेल्स, यहाँ पे कुछ ग्रोथ नजर आएगी, प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और इसकी बुक वैल्यू तक जाने का चांस रहेगा। लेकिन आज की डेट में ऐसा है क्या? चलिए उसका जवाब लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे काफी कम है और यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है, जो कि अच्छा साइन है। ईपीएस 11 का है, जो ठीक ठाक कहा जाएगा। अगर बात करें प्रॉफिट की ग्रोथ की तो बहुत खराब रही है। कैश फ्लो कंपनी के पास कुछ ऐसा नहीं है। मार्केट कैप टू सेल्स बहुत कम ट्रेड होती है इसकी, जिसका रीजन है क्योंकि ये प्रोसेसिंग या माइनिंग के बिजनेस में, आप ऐसा भी कह सकते हो। पीईजी रेशियो भी माइनस में है, जो कि अच्छा नजर नहीं आता है। इसी को हम इंडस्ट्री की पी के साथ कंपेयर करें तो इसमें खाली ये एक ही बिजनेस है, तो इसकी ही पी आएगी और कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इसका बिजनेस एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब क्या 25 की पी पे हम ये कह सकते हैं कंपनी अंडर वैल्यूड है? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये 5 साल का डाटा और ये 5 साल का एवरेज पी रेशियो, तो 16 का एवरेज पी रेशियो है, 25 के पी पे आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी जो अंडर वैल्यूड है। ये ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ क्वार्टर रिजल्ट्स को देखिए। मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट्स की सेल्स आपको दिख रही होगी, सेल्स कितनी हुई है, और इसी को अगर पिछले मार्च से कंपेयर किया जाए तो आप देखिए वहां से टूटे हैं। मार्जिन्स यहाँ भी जीरो थे, यहाँ तो माइनस में चले गए, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ बात कर ले तो कंपनी कम से कम कुछ प्रॉफिट में थी, वो देखिए अब लॉस में आ गई और एक बहुत बड़ा लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है। पिछले कई सालों में ये पहली बार है कि कंपनी ने क्वार्टरली लॉस पोस्ट किया है और साथ में ईपीएस भी माइनस में है। तो क्या ऐसा है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो अब लोग डरेंगे क्या कंपनी लॉस में चली गई, एक कई ऐसे लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि क्या इसी वजह से पहले ही मार्केट ने गिरा तो नहीं दिया, क्या अब सुधार हो सकता है? अगर हाँ,
अब अगर सुधार हो सकता है तो कुछ बुल्स अब एक्टिव होना चाहेंगे, लेकिन वो यहाँ पता बाद में चलेगा, पहले टेक्निकल्स पे इंडिकेशन आने शुरू हो जाएंगे जहां तक मुझे लगता है। लेकिन हाँ, कंपनी एक बुरे दौर से गुजर रही है, इतना हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ईपीएस कहाँ कितना अच्छा था ये आप देखिए, और कहाँ माइनस में आपका ईपीएस चला गया। तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, और वही पनिशमेंट मिलती हुई नजर भी आ रही है। आगे समझिए इन चीज़ों को, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कंपनी का ईयरली डाटा 2024 में ये सेल्स है, और अब 2024 का टोटल प्रॉफिट देखिए, ये 2024 का टोटल प्रॉफिट है। ये जो 2024 का प्रॉफिट है ये कब आया था ऐसा, ये 2014 में देखो, ये इस टाइप के प्रॉफिट थे। तो अगर आप शेयर प्राइस उठा के देखेंगे, कंपनी की वैल्यूएशन आज वही है जो 2014-15 के आसपास ट्रेड कर रही थी, मतलब शेयर प्राइस के हिसाब से उन्हीं प्राइजेस पे मार्केट ने इसको टिका दिया है। ये चीज़ तो आपको अब पता चल रही है मार्च के रिजल्ट आने के बाद, मार्केट ने वो काम पहले ही कर दिया, वैल्यूएशन दे दी, क्योंकि उनको अंदर की सारी चीज़ें पता होती है। अब ये कई हमारे भोले भाई वो नहीं समझते, उनको लगता है कि फंडामेंटली रिजल्ट आने के बाद देखूंगा तब पता चलेगी। अरे रिजल्ट आने से पहले काम हो चुका होता है भैया। रिजल्ट पढ़ो, बड़े लॉन्ग टर्म का विजन हो तो रिजल्ट पढ़ो। अगर आप ट्रेड करने के लिए जा रहे हो तो रिजल्ट पढ़ के उखाड़ के लोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, परेशानी मिलेगी, इस बात की गारंटी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देखो। कंपनी ने अपने आप को सेल्स में गजब ग्रोथ किया है, लेकिन पिछले 3 साल से और ट्रेलिंग 12 मंथ में अच्छा समय नहीं है। 5 साल की सेल्स भी खास नहीं है, 10 साल में ओवरऑल सेल्स अच्छी मानी गई है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कहीं से भी अच्छी नजर नहीं आ रही है। सो दैट्स द रीजन कि स्टॉक नहीं चल रहा, और दैट्स द रीजन कि स्टॉक आगे भी नहीं चलेगा। अगर ऐसा रहा तो इसमें सुधार की जरूरत है, तो यहां कुछ होगा तब जाके तेजी के इंडिकेशन है, वरना नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, प्रमोटर्स के पास अभी होल्डिंग है, 55% के आसपास की होल्डिंग है। यहाँ पर एफआईआईज ने कुछ माल अपना कम किया है। डीआईआईज में कौन है आपको पता है, ये डीआईआईज की होल्डिंग किसकी है? ये सारी होल्डिंग जो है ये है एलआईसी की। ये ऑलमोस्ट सारी होल्डिंग 11% की एलआईसी की है, ऑलमोस्ट ये एलआईसी की है। पब्लिक के पास अभी 19% होल्डिंग है। और पब्लिक देखिए, पहले पब्लिक बिल्कुल नहीं थी। पब्लिक का इंटरेस्ट कब बढ़ता है देखिए, पब्लिक यहाँ पे थी नहीं, 40,000, 50,000, 70,000 शेयर होल्डर्स थे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जून 2023 में एंट्री हुई, जब शेयर गिरना शुरू हुआ, शेयर होल्डर्स बढ़े। फिर देखो सितंबर आते आते डबल हो गए, क्योंकि और गिर गया था। और फिर देखिए अब आने वाले टाइम में और ग्रोथ हो गई, और गिर गया था, और ग्रोथ हो गई, क्योंकि और गिर गया है शेयर। तो लोग जो है वो इस टाइप के स्टॉक में फंसते हैं और फिर सोचते हैं कि वहाँ पे बड़ा पैसा बना लेंगे। जब तक ट्रेंड को फॉलो करना नहीं सीखेंगे, पैसा नहीं बनेगा। और ये बात की गारंटी भी नहीं है कि ट्रेंड फॉलो करना सीख गए तो बन जाएगा, ये भी, लेकिन संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। जबकि अगर आप डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स को देख रहे हैं तो वहाँ पर इस तरीके से नहीं बाय होता। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं ट्रेड करके तो इस तरीके से बाय नहीं होता, वहाँ पे अब ट्रेंड का वेट करना पड़ता है। आगे बात करते हैं कंपनी के चार्ट पे, क्लियर पिक्चर वहीं मिलेगी। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। जैसा कि अब आपके सामने चार्ट चल रहा है राजेश एक्सपोर्ट्स का, ध्यान से देखिए कंपनी का। यहाँ पर अगर आप हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे तो 2016 के आसपास 43% स्टॉक गिरा, उसके बाद 49% स्टॉक गिरा, उसके बाद 47% स्टॉक गिरा, फिर तेजी के बाद अब 75% गिरा है। और आज जिन प्राइजेस के आसपास आपको स्टॉक मिल रहा है, ये बैक इन 2014-15 यही प्राइजेस स्टॉक के थे। ये 2015 के आसपास, इन्हीं प्राइजेस के आसपास 14-15 में अवेलेबल था शेयर, जहां आज आपको मिल रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन वहीं आ चुके हैं, तो मार्केट पनिशमेंट कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक में 75% के करेक्शन के बाद में डेफिनेटली सबको लगेगा कि यार अब तो चले, क्या पता कोई कमाई की अपॉर्चुनिटी हो। और ये लगना गलत भी नहीं है। कोई भी स्टॉक मार्केट का ट्रेडर, इन्वेस्टर, उसे लगेगा ही कि चलो यहाँ पे कुछ मौका मिल सकता है पैसा कमाने का, वो देखेगा ही। तो यहाँ पर अब आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, मैं कुछ दिखाता हूँ। स्टॉक का ये मंथली ट्रेंड है, ये मैं आपको और ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता हूँ कि मंथली ट्रेंड में कभी भी ये नेगेटिव रेड कैंडल्स बनती है तो वेट करिए कि रेड कैंडल के हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाए। रेड कैंडल के हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, इसका मतलब समझो, ये रेड कैंडल है, इसके हाई के ऊपर देखो एक भी ग्रीन कैंडल जो है वो नहीं बन रही, एक भी ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर नहीं बन रही। ग्रीन कैंडल बनने का मतलब ग्रीन कैंडल क्लोज होना। तो ये था रेड कैंडल का हाई, इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती। क्लोज होने का मतलब ये ग्रीन का शेडो नहीं, ये बॉडी इसके ऊपर रहती और ये ऐसे बनता, तो हम मान लेते कि स्टॉक में एक तरीके से गिरावट थम गई है। और वहां पर ऐसा माना जाता है 99% चांस होते हैं कि बॉटम डन हो गया है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते कि बॉटम डन हुआ है। इंडिकेशंस नहीं आए हैं। हाँ, एक्सपीरियंस क्या है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन इंडिकेशंस नहीं आए हैं। आगे समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लेवल कौन सा है। ध्यान से देखिए, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने कर्सर रखा। ये लेवल है लगभग 335 रुपये के आसपास। तो 335 के ऊपर अगर मई मंथ में भी क्लोज आ जाती तो हम मान लेते कि स्टॉक में एक बार गिरावट थम गई, बॉटम आउट हो गया। अभी तक जो लो लगा है वो लो लगा है लगभग
260 के आसपास का ये लो लगा है। इसको जरा पीछे डाटा के रूप में देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इसके नीचे कहाँ सपोर्ट है। तो 260 के नीचे आने पे बाद में स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट जोन जो होगा वो यहाँ पर हो सकता है, जो लगभग 200 से 230 रुपए की रेंज है। यहाँ पे ये नजर आ सकता है, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट रह सकता है। यहाँ आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता। 335 के ऊपर निकल जाता है स्टॉक तो ये गेट जो है एक बार के मेरे हिसाब से बंद हो जाएंगे। जब तक 335 के नीचे है ये गेट खुले हुए हैं, यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमारे पास कोई भी अभी की डेट में परफेक्ट सेटअप नहीं है, तो हम नो ट्रेड जोन में कुछ भी नहीं कह सकते। ये मंथली चार्ट बता रहा है। मंथली चार्ट का ट्रेंड क्या है? दिस इज क्लियर डाउन ट्रेंड। अभी तक क्लियर डाउन ट्रेंड है। ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा जब 335 के ऊपर मंथली क्लोज आ जाए। तो क्या अभी मंथली क्लोज आई है? नहीं आई है। तो अभी हम कह सकते हैं ट्रेंड पॉजिटिव है? नहीं कह सकते। क्या बॉटम बना? हम तो नहीं कह सकते, कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है बन गया हो। क्या बॉटम बनने के कोई इंडिकेशंस है? नहीं, इंडिकेशंस नहीं है। क्या बॉटम बनने का कोई तरीके से आपके पास सेटअप अवेलेबल है? नहीं, नहीं है। तो क्या अभी और भी नीचे जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है। कहां तक जा सकता है? जी 260 के नीचे आने पे 200-230 की गेट खुल सकती है। क्या वहां पे बॉटम बनेगा? जी बिल्कुल नहीं पता, वहां पे भी इंडिकेशन का वेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इंडिकेशन के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। सिंपली बात ये नजर आती है। आगे समझिए, इसी को हम वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। हैव अ लुक एट दिस इज द वीकली चार्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या ट्रेंड पॉजिटिव हुआ? आंसर इज नो, नहीं हुआ। इस पे ट्रेंड कब पॉजिटिव होगा? सेम लेवल से अगर आप ध्यान से देखना चाहें 335 के ऊपर सस्टेन कर ले तो यहां पर वीकली चार्ट भी बुलिश हो जाएगा। तो क्या अभी बुलिश हुआ? आंसर इज नहीं, अभी नहीं हुआ है। तो अभी कुछ कर सकते हैं? आंसर इज नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते। कुछ पता ही नहीं है क्या होगा, कोई सेटअप ही नहीं है। आंसर इज अगर मेरे को चुल मचिए करना ही है तो क्या कर लूं? हाँ भी, चुल मचिए तो बिल्कुल करना चाहिए, चुल को कोई रोकना नहीं चाहिए। आगे देखिए, कईयों को क्या बड़ी चुल होती है, करना ही है तो करो। आगे समझो इसको। यहाँ पर ये हमारे सामने क्या है? मूविंग एवरेज है लॉन्ग टर्म का। तो क्या स्टॉक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है? आंसर इज नो। तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज कहाँ है? 375-80 के आसपास है। तो तब तक तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि स्टॉक के अंदर कोई बुलिश मोमेंटम है। डेली चार्ट पे भी क्या है? डेली चार्ट पे देखा जाए तो स्टॉक जो है ये एक साइडवेज मोमेंटम लेने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। एक साइडवेज मोमेंटम में है जहाँ पे 335 और 260 का इंपोर्टेड जोन क्रिएट हुआ है। तो डेली चार्ट पे गिरावट थमती हुई नजर आई है, वीकली चार्ट पे नहीं थमी है, मंथली पे तो बिल्कुल भी नहीं थमी है। लेकिन डेली बोल रहा है कि 335, वीकली बोल रहा है 335 और मंथली भी बोल रहा है 335। इनके ऊपर टिके तभी कुछ बात बने, तब तक बात नहीं बनेगी, इतना पता चल गया है। वापस कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे, वहाँ पे पिक्चर लेते हैं कि एक्चुअली वो चार्ट क्या बोल रहा है। ध्यान से देखिए, ये वीकली चार्ट है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टॉक ने किस तरीके से काम किया है। देखिए डाउन साइड आती है, कंसोलिडेट करता है, तोड़ता है, कंसोलिडेट करता है, तोड़ता है, फिर कंसोलिडेशन, फिर तोड़ा, फिर कंसोलिडेशन, फिर तोड़ा, अगेन ये कंसोलिडेशन हो रहा है, अगेन तोड़ेगा तो दिक्कत होगी। तो इसमें बेस्ट समाधान क्या होता है कि कभी भी हम ट्रेंड बुलिश होने का वेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा अगर हमें वहाँ पैसा लगाना है या उसमें कुछ कमाई करनी है। तो इसमें ट्रेंड बुलिश के इंडिकेशन 335 के ऊपर आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। 335 के ऊपर आता है तब हम सोचेंगे, रिव्यू करेंगे। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि 335 के ऊपर लेंगे ही, रिव्यू करके देखेंगे क्या हो सकता है। अभी हमें इतना क्लियर हो गया। अब आइए वापस मंथली कन्वर्ट करते हैं। मंथली क्लोज अगर 335 के ऊपर हो गई ना, तब तो कहना ही क्या, तब तो वारे नारे हो जाएंगे। लेकिन जब तक मंथली क्लोज नहीं होती हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो हम कब कह सकते हैं? हमें उसके लिए मंथली चार्ट पे 335 का वेट करना ही होगा। 335 के ऊपर आएगा तो सोचेंगे। आज से 2 महीने पहले जब आपने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा कि अब 370 के लेवल का वेट करिए। उस वक्त मैंने इस कैंडल को हाई का अपना बना रखा था रिव्यू पॉइंट की, इसके ऊपर रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल की डेट में इतना बड़ा सा क्लियर हमारे पास पिक्चर है कि जब तक 335 के नीचे ट्रेंड खराब है। अब खराब ट्रेंड में किसी को कुछ करना है वो अपने हिसाब से देखे। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ, ट्रेंड क्या है, अभी भी बेरिश है, या फिर आप कह सकते हो साइडवेज टू बेरिश है। अगर डेली वीकली मंथली तीनों को मिलाऊं तो ट्रेंड थोड़ा बढ़िया होने के लिए कम से कम 335 के अबो आए तो हम रिव्यू करेंगे, तो हम रिव्यू कर सकते हैं। उससे पहले तो बिल्कुल भी रिव्यू नहीं कर सकते। अच्छा 335 के ऊपर आएगा तो देखिए, एक आपको एक चीज़ और बताता हूँ, स्विंग की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। स्विंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मैं स्विंग अपॉर्चुनिटी लिख देता हूँ। उस केस में ₹295 सपोर्ट होगा। मैं ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि मैंने एनालाइज किया है। और ऊपर की साइड में 363, सॉरी वेट जस्ट अ सेकेंड, मैंने गलत लेवल ले लिए यहाँ पर। हाँ 355, 370 एंड 395, ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस भी आ सकते हैं ऊपर की रेंज में। लेकिन ये कब की बात है? 335 के ऊपर की बात है। क्या अभी की डेट में आपको मैं एक समस्या जो है वो सॉल्व कर देता हूँ।
क्या अभी की डेट में यहाँ पर सेफ प्लेयर पैसा लगा रहे होंगे जो सेफ बुल्स हैं? आंसर इज नो, वो ट्रेंड बुलिश होने के बाद लगाएंगे। क्या अभी की डेट में यहाँ रिस्की प्लेयर पैसा लगा रहे होंगे जिनको बड़ा रिस्क लेना है अपनी कैपिटल के साथ में? आंसर इज यस, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने रिस्क पे डिपेंड करता है। क्या यहाँ पर ट्रेंड बुलिश होने से पहले कोई स्विंग ट्रेड बनेगा? आंसर इज नो, चार्ट के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से नहीं बनेगा। अल्टअप पे बाजी करनी है तो बन सकता है, तो हमें सेटअप के हिसाब से चलना है, अल्टअप पे बाजी करनी है वो हमें खुद डिसाइड करना होगा। तो आज की डेट में अगर हमें यहाँ पैसा लगाना हो तो हमारे पास विजन क्लियर होना चाहिए क्या हो सकता है। देखिए जब भी ऐसी बड़ी गिरावटें आती है, फॉर एग्जांपल इस टाइप की बड़ी गिरावट आती है, तो स्टॉक फिर कई टाइम के लिए साइडवेज भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो डायरेक्ट वी शेप रिकवरी करे। बाकी देखो करने को कर सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं कि कुछ भी ऐसा हो, और अगर ऐसा होता भी है वी शेप तो उसके इंडिकेशंस भी आते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे जब ऐसा होने लगेगा तब। लेकिन फिलहाल की डेट में राजेश एक्सपोर्ट्स अगर आप मेरे लिए पूछें, मेरे लिए अवॉइड है, ना मैं स्विंग कर रहा हूं ना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। और जो ऊपर से लेके बैठे होंगे इसको, उसको अभी की डेट में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो लोग भी वेट कर रहे हैं नया पैसा लगाने का कि हम नया पैसा लगाएं क्या। तो उनको भी यही देखना चाहिए कि स्टॉक अगर ट्रेंड बुलिश हो रहा है तो ही वो कोई नया पैसा लगा के एवरेज करने की सोचे अपने एडवाइजर से पूछ के। और अगर अभी फिलहाल की डेट में वो लगाना ही चाहते हैं कि नहीं हमारी तो मर्जी है, हम तो लगाएंगे, हम महंगा नहीं लेना चाहते, तो जैसा उनका एडवाइजर कहे वो वैसा कर सकते हैं। हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी टाइप का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए। एनालिसिस सीखनी है तो वेव एनालिसिस में आइए। वेव एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है पर्सनल, जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखेगा। अगर आप सीखना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क करिए। इसकी फीस रहती है 44,000 रुपीज़। ये 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 44,000 रुपीज़ की फीस के साथ ये प्रोग्राम होता है। मे बी इन योर बजट और मे बी आउट ऑफ योर बजट, ये पहले ही आपको बता दिया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अगर आपके बजट के अंदर है तो इस नंबर पर संपर्क करिए और सारी जानकारी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग हमारे लिंक से करवा के भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन कराना होगा हमारे लिंक से। और ये भी नहीं कर सकते तो चैनल पे ज्वाइन बटन का ऑप्शन है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके डायमंड या एसटीपी मेंबरशिप लेके भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।